नमस्कार। कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। काफ़ी समय बाद आना हुआ और जहाँ तक हमने पढ़ाया था उसी के आगे फर्स्ट सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन में आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ना हम सफ़र से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, आपके पाँव का कांटा आप ही से निकलेगा। इसी मगहर की गलियों में रहता है यह फ़कीर, आप खोज करके देखिए खजाना यहीं से निकलेगा। तो आइए अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पेपर में आएगा यहीं से, इससे बाहर कुछ नहीं। अगर आप मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ते हैं, क्लास को देखते हैं, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, चाहे आप टेट के पेपर में बैठेंगे, चाहे आप सीटेट में बैठेंगे या सुपर टेट में बैठेंगे, और चाहे आप अपने सेमेस्टर के पेपर में बैठेंगे, यहाँ से जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे आपके पेपर में हूबहू लड़ेगा। क्योंकि मेरा 6-7 साल का अनुभव है जो है कंपटीशन पढ़ाने का, तो मुझे पता है कि कहाँ से प्रश्न बनता है। उसी एग्ज़ाम के ओरिएंटेड प्रश्नों को हम यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। तो लास्ट में हम लोग यह भी देखेंगे जो है कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को आप लोगों को देख करके उसका जवाब देना रहेगा। और जो लोग निश्चित रूप से निरंतर पढ़ रहे होंगे, अपने सिलेबस को प्रिपेयर किए होंगे, वो लोग ज़रूर जवाब देंगे। ठीक है, तो बाद में कमेंट में हम रिप्लाई आप लोगों को दे देंगे, लेकिन सबको जवाब देना है। तो आइए अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है उसका नाम है वैदिक सभ्यता। ये वैदिक सभ्यता कौन सी सभ्यता के बाद भारत में आई? तो इसके पहले भारत में जो सभ्यता थी उसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व में, 2500 ईसा पूर्व के आसपास में उसकी उत्पत्ति होती है और 1000 वर्ष तक सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस धरती पर जीवन यापन करते हैं। उसके बाद लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास में इस सभ्यता का विनाश हो जाता है, इस सभ्यता का पतन हो जाता है। अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग विद्वान इस सभ्यता के पतन का कारण अलग अलग बताते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो प्रमाणित है वो यही है कि सिंधु नदी में बाढ़ आया था और बाढ़ के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ था, पतन हुआ था। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का जब विनाश हो गया, तो क्षेत्र खाली पड़ा हुआ था। तो आर्य लोग धीरे धीरे खाली क्षेत्रों में आए चारागाह की खोज में, और वहीं पर पंजाब और सिंध वाले क्षेत्र में धीरे धीरे बसना प्रारंभ कर दिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में जो सभ्यता अस्तित्व में आई, उस सभ्यता का नाम है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य लोग हैं, और वैदिक सभ्यता के लोगों ने ही वेद को लिखा था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम पड़ा है वैदिक सभ्यता। तो आइए एक एक करके इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, देखते हैं। ठीक है, आइए। वैदिक काल, जिसको पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल कहते हैं, हालांकि इसी को ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं। जो वैदिक सभ्यता है इसका टाइमिंग है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता है। और इतने समय में वैदिक सभ्यता 2 पार्टों में विभाजित है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के
1000 ईसा पूर्व तक ऋग वैदिक काल कहलाता है। ऋग वैदिक काल कहलाता है। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के समय को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। वैदिक सभ्यता 2 पार्टों में बटा हुआ है, ठीक है। एक एक करके हम लोग पहले ऋग वैदिक काल की संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक काल के संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैदिक काल सिंधु सभ्यता के पतन के बाद नवीन संस्कृति प्रकाश में आई। कहने का मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद ही वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई है। उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता के निर्माता हैं वो आर्य लोग हैं, और आर्यों ने ही वेद को लिखा था, और वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। तो हमको वेद से ही ज्ञान मिलता है, वेद से ही जानकारी मिलता है कि आर्य लोग किस सभ्यता के बाद अस्तित्व में आए और आर्य लोग कहाँ से आए थे, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। इसीलिए इस काल को हम वैदिक काल कहते हैं, क्योंकि आर्यों ने ही वेद को लिखा था, या इसको वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। कई नामों से इसको जानते हैं, वैदिक काल या वैदिक सभ्यता या वैदिक युग भी कहते हैं इसको, ठीक है। चूंकि इस संस्कृति के प्रवर्तक आर्य लोग थे, इसीलिए कभी कभी आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहां पे एक नाम और मिल गया है, आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक काल, वैदिक युग, कई नामों से इसको जानते हैं। तो क्या आप लोगों का क्लियर हो पा रहा है वैदिक सभ्यता किस सभ्यता के बाद अस्तित्व में आई है, वैदिक सभ्यता के लोगों ने किनका जगह लिया था। वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अस्तित्व में आई है, और वैदिक सभ्यता के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिन क्षेत्रों पर रहते थे, उनके पतन के बाद जब जगह खाली हो गया तो चारागाह की खोज में वो लोग आए और धीरे धीरे यहीं पे रहना प्रारंभ कर दिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ही वैदिक सभ्यता का उत्पत्ति हुआ था, वैदिक सभ्यता के लोग अस्तित्व में आए। आगे हम लोग देखते हैं। अब आगमन को लेकर के अलग अलग विद्वानों का अलग अलग कहना है। कुछ लोग कहते हैं कि आर्य लोग सिंधु प्रदेश में ही, आर्य लोग सिंधु प्रदेश के ही रहने वाले थे। कुछ लोगों का मानना है कि ये म्यांमार थाईलैंड से आए थे, कुछ लोगों का मानना है कि तिब्बत से आए थे, कुछ लोगों का मानना है हिमाचल प्रदेश से आए थे, कुछ लोगों का ये मानना है कि ये लोग तिब्बत से आए थे, कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि ये लोग यहीं के निवासी थे, कहीं से आए हुए नहीं थे। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि आर्य लोग कहां से आए थे, ठीक है। आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा जाता है। आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में आप 200 शब्दों में लिखिए, 200 शब्दों में उल्लेख करिए। इन सब टाइप के प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम्स में। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था, पेपर में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में उन्होंने सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश में बसना प्रारंभ किया था, क्योंकि आर्य लोग चारागाह की खोज में आए और धीरे धीरे यहीं पर बसना प्रारंभ कर दिए। सिंधु और सिंध वाले क्षेत्र में और पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में
आर्य लोग बसना प्रारंभ किए थे, जिसको बोलते हैं सप्त सिंधु प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में कभी भी ये पूछ सकता है। इस प्रदेश में बसने वाली 7 नदियों का जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। मतलब उस प्रदेश से जो 7 नदियां बहती हैं, तभी तो उसका नाम पड़ा है सप्त सिंधु प्रदेश, क्योंकि सिंधु को मिला करके कुल 7 नदियां बहती हैं। और पंजाब और सिंध वाले क्षेत्र में सभी की सभी नदियां हैं, तो वहीं पर ही सबसे पहले आर्यों ने आकर के बसा था। ठीक है, उन 7 नदियों की जानकारी कहां से मिलती है हमको? ऋग्वेद से मिलती है, जो सबसे पहले लिखा गया था, जो सबसे प्राचीन वेद है। बात समझ में आ रहा है सबको? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वो जो 7 नदियां हैं वो इस प्रकार से हैं, पेपर में नाम भी इनका पूछता है, प्राचीन नाम पूछता है, आधुनिक नाम पूछता है, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। सिंधु नदी है, जो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और भारत के यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश से मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होते हुए सीधे पाकिस्तान चली जाती है और पाकिस्तान होते हुए सीधे जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु नदी का तो उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से हुआ है, लेकिन उसका मुहाना कहां पे है? वो अरब सागर में है। पाकिस्तान के बीचों बीच से होकर के सिंधु नदी जाकर के अरब सागर में गिरती है। तो एक तो सिंधु नदी हो गई, एक सरस्वती नदी हो गई, ठीक है, एक सतुद्री नदी हो गई। सतलज नदी का जो प्राचीन नाम है उसका नाम था सतुद्री, और ब्यास नदी का जो प्राचीन नाम था उसका नाम था बिपसा। हालांकि बिपासा कहीं पे लिखा हुआ मिलता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। परुशड़ी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? परुशड़ी। और परुशड़ी नदी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। इसको आप लोग याद रखेंगे, मिस नहीं करेंगे। अगर आप इसको मिस करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपना एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बितस्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। झेलम का प्राचीन नाम है बितस्ता। हालांकि झेलम को यूनानी भाषा में हाइडे स्पीच बोलते हैं, लेकिन झेलम का जो प्राचीन नाम है उसका नाम है बितस्ता। उसके बाद यहां पे चिनाब नदी है। चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? अस्कनी। कई बार तो पेपर में मिलान करने के लिए आता है, जो है एक तरफ दे देता है आधुनिक नदियों का नाम और एक तरफ दे देता है उसी नदी का प्राचीन नाम, दोनों को मिलान करने के लिए आता है। तो कुछ नदियों का तो नाम, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम मिलता जुलता है, तो इजी होता है, बहुत इजीली हम लोग लगा लेते हैं। लेकिन कुछ नदियों का नाम बिल्कुल एकदम अलग होता है, प्राचीन नाम अलग है, आधुनिक नाम अलग है, बिना याद किए उसको आप नहीं कर पाएंगे। जैसे आप देखिए, झेलम का प्राचीन नाम है बितस्ता, यहां पे रावी का प्राचीन नाम है परुशड़ी, चिनाब का प्राचीन नाम है अस्कनी। यही 3 दे देगा तो नहीं मिल पाएगा। अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आपका क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा। यहां से निश्चित रूप से आप उसको गलत कर देंगे। तो आप जब भी सामाजिक अध्ययन को पढ़ें, जब भी आप जीएस को पढ़ें, तो आप उसको लिख लिख करके पढ़ें, क्योंकि एक बार का लिखना 100 बार के पढ़ने के बराबर होता है। आप जितना लिख लिख करके पढ़ेंगे उतना ही आपका बेहतरीन प्रिपरेशन होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए कौन कौन से विद्वान कहां कहां से बताए हुए हैं कि आर्य लोग कहां से आए थे। एक एक करके हम लोग देखते हैं, क्योंकि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है कि आर्य लोग कहां से आए थे। अलग अलग विद्वान अलग अलग जगह बताते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूरोपीय सिद्धांत। यूरोपीय सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1786 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने किया था। इस सर विलियम जोन्स जो है ये अंग्रेज है, अंग्रेज अधिकारी है,
आप लोगों ने अगर मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो सर विलियम जोन्स का नाम भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। आपको पता होना चाहिए सन 2021 या 22 के आसपास में जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था, उसी पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था सर विलियम जोन्स से। प्रश्न यह पूछा था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया था। कहां पे किया था भाई? कोलकाता में। कहां पे किया था भाई? कोलकाता में। ठीक है, यह प्रश्न पेपर में पूछा गया, तो कभी भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा करके नोट कर लेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सर विलियम जोन्स का कहना था कि ये जो आर्य लोग थे यूरोप के रहने वाले थे, यूरोपियन थे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन्होंने इस तथ्य की खोज की कि भारतीय आर्यों की संस्कृत भाषा के अनेक शब्द, भारतीय आर्य जो थे उनकी भाषा संस्कृत थी, तो संस्कृत के अनेक शब्द यूनानी आर्यों की भाषा से मिलती जुलती है। कुछ शब्दों को, कुछ भाषाओं को उन्होंने मिलाया और उन्होंने अपना मत दे दिया कि आर्य लोग यूरोप से आए हुए थे। ठीक है, ये तो सर विलियम जोन्स का कहना है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मध्य एशिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मध्य एशिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर, इतिहासकार मैक्स मूलर, विद्वान मैक्स मूलर का कहना है कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया में कौन कौन सा देश आता है? जैसे उज्बेकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया। ये जितने भी तान वाले देश हैं, ये सब के सब मध्य एशिया में आते हैं। तो जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने बताया कि आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया था और सबसे अधिक यही प्रमाणित भी है। सबसे अधिक यही प्रमाणित है। इतिहासकार मैक्स मूलर का ही इतिहासकार मैक्स मूलर के ही बातों को सत्य माना जाता है। ठीक है, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा गया है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत किसने बताया कि आर्य लोग आर्कटिक प्रदेश से आए हुए थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक क्षेत्र से आए हुए थे। इसको आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि मिलान करने के लिए आता है कौन सा विद्वान कौन सा स्थान बताया है, आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र कहां पे बताया, वो मिलान करने के लिए आता है समीक्षा अधिकारी के पेपर में। और बड़े बड़े जो पेपर्स होते हैं, वो जो है बड़े बड़े जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें ऐसे मिलान करने के लिए आ जाता है उनके विचार, उन्होंने कौन सा क्षेत्र बताया हुआ है, तो बहुत कठिन हो जाता है उसको मिलाना। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भौगोलिक क्षेत्र जब आर्यों के बारे में आपके पेपर में पूछेगा बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि जल्द ही पेपर होगा, क्योंकि परीक्षा फॉर्म अब भराना शुरू हो गया है, तो ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग प्रिपेयर करके रखेंगे। अगर हम लोग बाल गंगाधर तिलक के बारे में और बात करें तो आपको पता होना चाहिए, जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उसके पहले मार्च के महीने में 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट आया था, जिसको काला कानून कहा जाता है, जिसको
हालांकि काला कानून महात्मा गांधी ने कहा था और उसको बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है, क्योंकि जो लोग क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे भारत में, उनको संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जा रहा था। तो ऐसे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो रोलेट एक्ट और जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन चलाया गया था। और जिस दिन असहयोग आंदोलन चलाया गया था वह दिन बहुत मनहूस दिन था। उसी दिन बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय सिद्धांत डॉक्टर संपूर्णानंद तथा श्री अविनाश चंद्र दास के अनुसार आर्य लोग सप्त सिंधु प्रदेश के ही थे, सिंध नदी के आसपास के ही रहने वाले थे। आर्यों का निवास स्थान, मूल निवास स्थान सिंध प्रदेश ही था, सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र था। ठीक है। इन विद्वानों ने तर्क दिया है कि ऋग्वेद में जिन पशु पक्षियों, पेड़ों, वनस्पति तथा जलवायु का वर्णन किया गया है, ये सभी वस्तुएं जलवायु सिंधु प्रदेश में ही विद्यमान थे। ये तो बात सही है ना भाई। आर्य लोग वेद को सप्त सिंधु प्रदेश में ही लिखे थे, वो आने वाले दूसरे जगह के हैं, लेकिन सप्त सिंधु प्रदेश में आकर के बस गए थे, तो वहां के पेड़ पौधे, जलवायु के बारे में ही तो वर्णन करेंगे। हालांकि इन्होंने कहा है कि ये सप्त सिंधु प्रदेश के ही थे, तो इनके भी विचार को, इनके भी मत को आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां पे देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का निवास स्थान तिब्बत को बताया। यही जो आपका, जिसपे वर्तमान में चाइना का अधिकार है 1959 से, उसी तिब्बत को बताया स्वामी दयानंद सरस्वती ने कि आर्यों का निवास स्थान तिब्बत था। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत को मानते हैं। कुछ ऐसे और अन्य नाम हैं, जैसे हो जाएगा पंडित नाथ, पंडित गंगानाथ, पंडित गंगानाथ झा। पंडित गंगानाथ झा का कहना है कि आर्य लोग थाईलैंड और म्यांमार से आए थे। कहां से आए थे? आर्य लोग थाईलैंड और म्यांमार से आए थे। वहीं एलडी कल्ला का कहना है कि आर्य लोग हिमाचल प्रदेश से ही आए थे। डॉक्टर एलडी कल्ला, डॉक्टर एलडी कल्ला का कहना है कि आर्य लोग हिमाचल प्रदेश से ही आए थे, हिमाचल प्रदेश से आए थे। इसको आप लोग याद रखेंगे। यह भी दो विद्वान हैं, इन्होंने भी अपना मत दिया हुआ है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये थोड़ा से बीटीसी का जो सिलेबस है उससे थोड़ा से स्टैंडर्ड है, एक्स्ट्रा है, क्योंकि उनके सिलेबस में ये चीज़ दिया नहीं है, लेकिन फिर भी आपके आगे के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग प्रिपेयर करके रखेंगे। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति को दो भागों में विभाजित किया गया है, विभक्त किया गया है। ठीक है। तो एक को बोलते हैं हम लोग ऋग्वैदिक काल, जिस काल में ऋग्वेद को लिखा गया
उसको हम लोग ऋग वैदिक काल कहते हैं। और जिस काल में 3 अन्य वेदों को लिखा गया, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसको हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? उसको हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ऋग वैदिक काल का टाइमिंग 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व है। पूरा 500 वर्ष ऋग वैदिक काल है। और इसी 500 वर्षों में ऋग्वेद को लिखा गया। सबसे प्राचीन वेद यही है। 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, पूरे 400 वर्षों में 3 वेद लिखे गए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो ये जो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 3 वेदों को लिखा गया है, इसको हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इसको 400 वर्षों में लिखा गया, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, तो थोड़ा से हम लोग ऋग वैदिक काल से कुछ महत्वपूर्ण चीजों को और हम लोग जान लेते हैं, जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि आर्य किस भाषा का शब्द है? आर्य किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है भाई? संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आर्यों के द्वारा वेद को लिखा गया है। वेद को किसने लिखा? तो वेद को आर्यों ने लिखा। किसने लिखा? वेद को आर्यों ने लिखा है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। जो सबसे प्राचीन वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसीलिए इसी वेद को लिखने के वजह से, जिस काल में इस वेद को लिखा गया, उसको हम लोग ऋग वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ऋग वैदिक काल कहते हैं। टाइमिंग है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं भाई? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। कितनी ऋचाएं हैं? 10,600 लगभग ऋचाएं हैं। कितनी ऋचाएं हैं भाई? 10,600 लगभग ऋचाएं हैं। सब पेपर में पूछा गया है। ऋग्वेद का पहला और जो 10वां मंडल है वो सबसे नवीन है, सबसे लेटेस्ट है, रिसेंटली में लिखा गया। 10 मंडल में जो पहला और 10वां मंडल है वो सबसे नवीन है। तो ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे नवीन है।
सबसे नवीन है। ऋग्वेद का 2 से लेकर के 7 तक का जो मंडल है वो सबसे प्राचीन है। पेपर में कई बार पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट लगा करके नोट कर लीजिए, कभी भी आपके पेपर में छप सकता है इस टाइप का प्रश्न। ऋग्वेद का 2 से 7 तक का मंडल सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है जो सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र को किसने लिखा है? गायत्री मंत्र विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है और यह सूर्य देवता को समर्पित है। कई बार पेपर में पूछा गया है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो तीसरे मंडल में है। यह सूर्य देवता को समर्पित है और यह विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। इसको आप लोग याद रखेंगे। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का अर्थ क्या होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण तो करते हैं, गायत्री मंत्र को पढ़ते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है उसको नहीं जान पाते हैं। तो आज आप लोग याद रख लीजिए गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का अर्थ होता है हे विश्व के निर्माता। विश्व का निर्माता कौन है? सूर्य भगवान। आप जब भी गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमेशा विश्व के निर्माता सूर्य भगवान से आप प्रार्थना करते हैं, हे विश्व के निर्माता आपके पाप नाशक ज्योति पुंज से हमारा उद्धार हो। मतलब जो आपकी पाप को नाश करने वाली ज्योति है, प्रकाश है, उससे हमारा उद्धार हो जाए और आपके आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचलित होती रहे। मतलब आप हमेशा ईश्वर से कहते हैं, विश्व के निर्माता से कहते हैं कि हम हमेशा अच्छे मार्ग पर चलें। अगर हम कभी गलत रास्ते पर चलें तो हमको इतनी बुद्धि दीजिए कि हमें सही और गलत का पहचान हो जाए। तो आप हमेशा विश्व के निर्माता से यही कहते हैं कि हमारे पापों का नाश कर दीजिए और हम अच्छे मार्ग पर चलें, हमको अच्छे मार्ग पर ले चलिए। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में छपा हुआ है, आपके भी पेपर में छप सकता है। और जब आपके पेपर में छपेगा तो जवाब कहाँ से मिलेगा? जितेंद्र सर के क्लास से आपको जवाब मिलेगा। लेकिन भाई जब जितेंद्र सर का आप क्लास देख करके जाएंगे तब, और निश्चित रूप से आप क्लास को देखिए और क्लास में अब जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको यहाँ के पढ़ाए हुए सभी क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसमें दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद का 7वां मंडल, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। दशराग युद्ध का वर्णन। ये दशराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो याद रखना है, प्राचीन नाम है परुशड़ी, लेकिन आधुनिक नाम क्या है? कमेंट में बताएं भाई आप लोग, आधुनिक नाम क्या है परुशड़ी का? राबी। प्राचीन नाम है परुशड़ी और आधुनिक नाम है राबी। इसी परुशड़ी नदी के तट पर दशराग युद्ध हुआ था। इसकी जानकारी ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलती है और यह युद्ध भरत कबीले के राजा सुदास
और अन्य कबीले के राजा 10 जन थे, उन दोनों लोगों के बीच में हुआ था इस परशुड़ी नदी के जल के बंटवारे को लेकर। तो सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था, जिसमें सुदास विजयी हुए थे और 10 जनों की हार हुई थी। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। सोम देवता हुआ करते थे एक, तो सोम देवता का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के 9वें मंडल में, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्वर्ण समाज का उल्लेख किया गया है। 4 समाज का उल्लेख किया गया है। 4 समाज का उल्लेख किया गया है, जिसके बारे में अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम बताएंगे उस समय ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन कौन से समाज के बारे में बताया गया था, कौन कौन से वर्ण के बारे में बताया गया था। सबका क्लियर हो पा रहा है? कमेंट करके बताएं भाई। अगर किसी प्रकार का डाउट रहेगा तो निश्चित रूप से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कमेंट में ही आपका जवाब जरूर हम देंगे, ठीक है। तो अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करके आप प्लीज जरूर बताएं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऋग्वेद में एक देवता के नाम का उल्लेख 250 बार किया गया है, जो ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे, जिसका नाम है इंद्र। इंद्र के नाम का उल्लेख 250 बार किया गया है ऋग्वेद में, और अग्नि के नाम का उल्लेख 200 बार किया गया है ऋग्वेद में। वहीं पर गंगा नदी के नाम का उल्लेख 1 बार किया गया है, जबकि यमुना नदी के नाम का उल्लेख 3 बार किया गया है। 3 बार किया गया है। इसको आप लोग याद रखेंगे। गंगा नदी के नाम का उल्लेख 1 बार हुआ है ऋग्वेद में, यमुना नदी के नाम का उल्लेख 3 बार हुआ है, भगवान इंद्र के नाम का उल्लेख 250 बार हुआ है, अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अब महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, ऋग्वैदिक काल में कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी, उसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं यहीं पर। तो ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, मतलब छोटे छोटे बच्चे जो होते थे उनका विवाह नहीं होता था, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके एग्जाम में कभी भी छप सकता है भाई, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो बाल विवाह का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में नहीं था, जबकि अंतरजाति विवाह का प्रचलन था। अंतरजाति विवाह होता था, अलग अलग जाति में विवाह होता था, और अगर पुरुष उच्च वर्ण का होता था और कन्या निम्न वर्ण की होती थी तो उसे अनुलोम विवाह कहते थे। उसे क्या कहते थे भाई? अगर पुरुष उच्च वर्ण का है और महिला मतलब कन्या निम्न वर्ण की है, तो इस प्रकार के विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता था। अनुलोम विवाह कहा जाता था। और जब कन्या उच्च वर्ण की होती थी, और पुरुष निम्न वर्ण का होता था, तब उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। इसको आप लोग याद रखेंगे, यह भी एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, दास रखे जाते थे,
और ऋग वैदिक काल में आजीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को, ऋग वैदिक काल में आजीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऐसा नहीं था कि ऋग वैदिक काल में प्रदा प्रथा था, इसका कोई प्रचलन नहीं था। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऋग वैदिक काल के। बाकी आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। चलिए यहां पे हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को। यहां का कुछ पॉइंट छूटा हुआ, उसके बाद हम लोग उस टॉपिक पे आएंगे। तो वैदिक सभ्यता की जो संस्कृति है और जो वैदिक सभ्यता है वो दो पार्टों में बटा हुआ है, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। अभी हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल के बारे में डिस्कस नहीं किया है, अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डिस्कस किया है ऋग वैदिक काल के बारे में। तो आइए यहां पे देखते हैं हम लोग ऋग वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल। पहले आता है ना भाई, इसलिए पूर्व वैदिक काल कहते हैं। और इसी काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसीलिए इसे ऋग वैदिक काल कहा जाता है। जिसे ऋग वैदिक काल कहते हैं, जिसे हम लोग उसे पूर्व वैदिक काल कहते हैं। दूसरा जो काल है उसे हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं, जिस काल में 3 वेद लिखे गए, जिसको हम लोग बोलते हैं सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और कई पुस्तकें लिखी गई, जैसे ब्राह्मण साहित्य, उपनिषद लिखे गए, आरण्यक ग्रंथ लिखे गए, इन सब की रचना हुई। इसको आप लोग याद रखेंगे। और इसी काल को हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल को हम लोग भाग 2 में पढ़ेंगे, मतलब दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ ऋग वैदिक क्लास को पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ऋग वैदिक काल में सामाजिक स्थिति या दशा कैसी थी लोगों का, मतलब लोगों की सामाजिक स्थिति या दशा कैसी थी ऋग वैदिक काल में। तो दोस्तों ऋग वैदिक काल के बारे में हम लोग सबसे पहले परिवार के बारे में जानते हैं कि ऋग वैदिक काल में परिवार कैसा था। तो पहली बात तो यह है कि ऋग वैदिक काल में जो परिवार होता था, वो परिवार का जो मुखिया होता था वो पिता होता था, क्योंकि ऋग वैदिक काल जो है पितृसत्तात्मक था और संयुक्त प्रणाली पर गठित होता था। कहने का मतलब यह है कि कई पीढ़ियों के लोग एक ही घर में रहते थे, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि जो है शादी विवाह हो गया तो जो है अलग हो जाइए। संयुक्त परिवार रहता था, कंबाइंड फैमिली रहती थी। और घर का मुखिया जो है, जो सबसे वृद्ध पुरुष होता था, वही होता था। क्योंकि इसके पहले की जो सभ्यता थी, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, वो मातृसत्तात्मक थी, घर की मुखिया माता होती थी, जबकि यह पितृसत्तात्मक है। यहां पर घर का मुखिया पिता होता था। इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। पहले आप माता कहते हैं कि पहले आप पिता, तो पहले आप माता कहते हैं फिर आप कहते हैं पिता। तो पहले वाला जो सभ्यता है वो मातृसत्तात्मक है। अभी ये जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता, ये पितृसत्तात्मक है। पहले आप राधा कहते हैं कि पहले आप कृष्णा, पहले आप राधा कहते हैं फिर कृष्णा कहते हैं। तो पहले महिला का नाम आ रहा है फिर पुरुष का नाम आ रहा है। तो पहला वाला सभ्यता मातृसत्तात्मक, दूसरा वाला सभ्यता पितृसत्तात्मक। पहले आप सीता कहते हैं कि पहले आप राम कहते हैं, पहले आप सीता कहते हैं फिर आप राम कहते हैं। तो पहला वाला जो सभ्यता है वो मातृसत्तात्मक, दूसरा वाला जो सभ्यता है वो पितृसत्तात्मक। तो परिवार का जो सबसे वृद्ध पुरुष होता था वही मुखिया होता था, और परिवार जो है सामूहिक रूप से रहती थी। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति परिवार का मुखिया होता था, अभी हमने बताया। अनेक परिवार के समूह को विष कहा जाता था, अनेक परिवार के समूह को विष कहा जाता था, तथा कबीले के लोगों को जन कहा जाता था। विवाह
जो है ऋग वैदिक काल में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। कन्या अपने पिता की आज्ञा अनुसार विवाह करती थी, मतलब अपने पिता के आज्ञा के प्रतिकूल नहीं होती थी, हमेशा अनुकूल रहती थी। ठीक है, लेकिन हमने अभी बताया है कि अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था। ठीक है, और अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह का भी प्रचलन था, परंतु साथ ही उसे अपने पति को चुनने के लिए स्वतंत्रता थी, तभी तो अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह का प्रचलन हुआ। इस काल में बाल विवाह का उल्लेख नहीं है, क्योंकि ऋग वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की कैसी स्थिति थी? तो ऋग वैदिक काल अभी हमने बताया कि मातृस्तात्मक था, घर की मुखिया माता होती थी। सॉरी, ऋग वैदिक काल जो है पितृस्तात्मक था, घर का मुखिया पिता होता था। और जबकि इसके पहले की जो सभ्यता है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता मातृस्तात्मक थी, घर की मुखिया माता होती थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो समाज पितृस्तात्मक था, परंतु इतना होने पर भी स्त्रियों को समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त था। स्त्रियों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विदुषी महिलाओं को समाज में अति उच्च स्थान प्राप्त था। विदुषी महिलाएं उस समय की थी, जैसे घोषा हो गई, अपाला हो गई। विदुषी महिला का मतलब यह है जो उच्च शिक्षा ग्रहण करती थी, जो विद्वान महिला होती थी, उसे हम लोग विदुषी महिला कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो दो नाम मिलता है ऋग वैदिक काल की विदुषी महिलाओं का, एक का नाम है घोषा और एक का नाम है अपाला। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पत्नी धार्मिक आयोजनों एवं अनुष्ठानों में भाग लेती थी, उनके बिना धार्मिक अनुष्ठान अधूरा समझा जाता था। और ऋग वैदिक काल में प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था, इसको आप लोग याद रखेंगे। ऋग वैदिक काल में प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में यहां से प्रश्न पूछा गया है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अभी हमने बताया भी है कि ऋग वैदिक काल में प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमने बताया ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 समाज का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्वर्ण समाज का उल्लेख किया गया है। हमने कहा है कि अभी आप लोगों को हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो वर्ण है जिसका नाम है ब्राह्मण, इनकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया कि आदि पुरुष के मुख से हुए थे, मतलब ये ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए थे ब्राह्मण। ऐसी जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्षत्रिय आदि पुरुष के भुजाओं से हुए, मतलब आदि पुरुष का मतलब है ब्रह्मा, ब्रह्मा के भुजाओं से पैदा हुए थे क्षत्रिय। ऐसी जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलती है, यहां पे आप लोगों को हम बता रहे हैं। वैश्य, वैश्य के बारे में बताया गया है कि ये ब्रह्मा की जंघाओं से पैदा हुए थे। शूद्र के बारे में बताया गया है कि ये ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुए थे, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जिसको चतुष्वर्ण समाज हम लोग बोलते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल के लोगों का भोजन खान पान कैसा था? तो जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। जैसे आज के समय में शाकाहारी लोग भी हैं, मांसाहारी लोग भी हैं, इसी तरह के उस सभ्यता में भी लोग थे, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी लोग भी थे। ठीक है, शाकाहारी भोजन में आर्य लोग गेहूं, जौ, आर्य लोग गेहूं, जौ आदि की रोटियां बनाकर खाते थे। दूध, घी, मक्खन आदि का प्रयोग बहुतायत में किया जाता था, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन ही था।
आर्य लोग पशुपालन करते थे और दूध दही घी खाते थे, ठीक है। सब्जियों का प्रयोग होता था, भेड़ तथा बकरी का मांस खाया जाता था। मतलब कुछ ऐसे भी लोग थे जो मांस का भी सेवन करते थे, ठीक है। सोमरस इनका प्रिय पदार्थ था, जिनका उपयोग धार्मिक अवसरों पर किया जाता था। एक मादक पदार्थ होता था जिसका नाम हुआ करता था सोमरस, तो सोमरस का भी सेवन कभी कभी किया जाता था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वस्त्राभूषण, मतलब ये वस्त्र और आभूषण किस प्रकार का पहनते थे, तो ऋग वैदिक काल में स्त्री और पुरुष अलग अलग वेशभूषा में रहते थे। ऊपर का वस्त्र अधिवास कहलाता था, नीचे का वस्त्र वास कहलाता था। स्त्रियां आभूषणों का प्रयोग करती थी, जबकि इसके पहले की सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, महिला और पुरुष दोनों आभूषण का प्रयोग करते थे। जैसे आज के समय में आप देखिए, महिला भी आभूषण का प्रयोग कर रहे हैं, पुरुष भी आभूषण का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि ऋग वैदिक काल में सिर्फ आभूषण का प्रयोग महिलाएं करती थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आमोद प्रमोद, मतलब मनोरंजन के क्या साधन थे, मतलब वो कैसे फुल इंटरटेनमेंट करते थे, कैसे वो आनंद लेते थे, एकदम मौज मस्ती करते थे। तो उनके पास क्या साधन था भाई आमोद प्रमोद का? रथ दौड़ करते थे, ठीक है, नृत्य करते थे, संगीत गाना गाते थे, घुड़दौड़ घोड़े का दौड़ कराते थे, शिकार वगैरह करते थे। आज की तरह नहीं थे वो लोग जो देखिए संगीत करते थे, मतलब गाना गाते थे, शिकार करते थे, घोड़े का दौड़ कराते थे, रथ का दौड़ कराते थे। आज के लोग जो हैं बस दिन भर बैठ करके केवल शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं। तो उस समय के लोग ये जो है इस तरह का एंटरटेनमेंट नहीं कर पाए होते, लेकिन आज कितना अगर व्यवस्था होता, ये तो ये कहिए कि आज कितना व्यवस्था उस समय नहीं था, संसाधन सीमित थे। नहीं तो जैसे आप लोग आज पूरा का पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं शॉर्ट वीडियो देख करके, वैसे ये लोग भी करते। उत्सवों के अवसर पर स्त्री एवं पुरुषों दोनों ही नृत्य करती थी, संगीत में भाग लेती थी, जैसे वीणा बजाना, मजीरा, बांसुरी, ढोल, शंख आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी किया जाता था और ये लोग भली भांति उससे परिचित थे। शिक्षा की क्या स्थिति थी भाई ऋग वैदिक काल में? स्त्री एवं पुरुषों दोनों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी, मतलब एक बराबर व्यवस्था थी। ऐसा कोई भेदभाव नहीं था कि पुरुषों के लिए बेहतरीन व्यवस्था, महिलाओं के लिए थोड़ी सी कम व्यवस्था, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा बराबर व्यवस्था था। शिक्षा कार्य गुरुकुल में किया जाता था। शिक्षा जो है मौखिक रूप से दी जाती थी। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना और चरित्र का निर्माण करना, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोनों पे जो है एजुकेशन दिया जाता था ऋग वैदिक काल में। राजनीतिक स्थिति ऋग वैदिक काल में कैसी थी? आर्यों को निरंतर अपने शत्रुओं से संघर्ष करना पड़ता था, इसीलिए आवश्यक था कि वे एक सशक्त और दृढ़ प्रशासन का निर्माण करें। आर्यों की राजनीतिक स्थिति अग्रलिखित प्रमुख विशेषताएं थी। आगे हम लोग देखते हैं कि उनकी और राजनीतिक स्थिति कैसी थी। राजा साधारणतः राजा का पद वंशानुगत होता था, मतलब राजा का लड़का ही राजा होता था। ऋग्वेद में राजा की तुलना इंद्र और वरुण से की गई है। राज्यारोहण के साथ राज्याभिषेक की भी परंपरा थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस काल में राज्यारोहण के साथ साथ राज्याभिषेक की परंपरा थी? तो ये ऋग वैदिक काल में ऐसी परंपरा थी। राज्याभिषेक के समय पर राजा को अपनी प्रजा की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी। भाई अगर आपको राजा चुना जा रहा है तो आप जनता के सामने, उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि जनता के सामने राजा को जो है जनता की सुरक्षा के लिए, जनता की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा लेना पड़ता था। राजा का पद वंशांगत था, लेकिन जनता का अनुमोदन आवश्यक था।
जनता राजा को निर्वासित भी कर सकती थी, मतलब देश से बाहर निकाल सकती थी जनता राजा को। इस काल के लोग लोकतंत्रीय प्रणाली से भी परिचित थे। राजा अपने प्रजा की रक्षा करता था और प्रजा उसे बलि या कर देता था, टैक्स देता था। उसके बदले में राजा को जो है टैक्स मिलता था। युद्ध के समय राजा अपनी प्रजा की रक्षा एवं कबीले का नेतृत्व करता था। राजा न्यायाधीश का भी कार्य करता था, वही राजा भी होता था, वही न्यायाधीश भी बनता था। राजा को प्रशासनिक कार्यों में सहायता करने के लिए अनेक पदाधिकारी भी होते थे, जिनमें प्रमुख पुरोहित होते थे। उन पदाधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। इसके अलावा भी अन्य संस्थाएं भी थी, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे न्याय व्यवस्था, तो वैदिक काल में न्याय का सर्वोच्च जो अधिकारी होता था वो राजा स्वयं होता था। साधारण मुकदमों का निराकरण परिवार का मुखिया या गांव का मुखिया करता था। जब वो साधारण मामला नहीं होता था, कोई विशेष मामला होता था, तब वह मामला राजा के पास जाता था और राजा उसका निर्णय लेता था। गंभीर आरोपों पर प्राणदंड का भी विधान था। अगर बहुत गंभीर आरोप लग गया है, बहुत बड़ा मामला है, तो प्राणदंड का भी विधान था। इसीलिए ऋग वैदिक काल में अपराध कम होता था, क्योंकि जो है उस समय बड़े मामलों पर, बड़े अपराध पर मृत्यु दंड का भी विधान था। इसीलिए मामले कम होते थे, अपराध कम होते थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आर्थिक स्थिति या दशा कैसी थी भाई? वो लोग पशुपालन करते थे। आर्य लोग, उनका मुख्य धंधा क्या था? पशुपालन, क्योंकि वो लोग कृषि से उतना परिचित नहीं थे, उनके पास संसाधन उतना नहीं था। वो तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास में उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा से लोहे की खोज होती है और उसके बाद वो लोग पेड़ों की कटाई करना प्रारंभ कर देते हैं और खेत की जुताई करना प्रारंभ कर देते हैं। तब जो वैदिक सभ्यता थी उसमें आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन के साथ साथ में कृषि भी हो जाती है। लेकिन ऋग वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो जाता है। लेकिन वैदिक सभ्यता में अगर पूछेगा तो कृषि और पशुपालन दोनों था। इसको आप लोग याद रखेंगे। मुख्य पालतू पशु ये थे जिसका वो लोग पालन करते थे। आर्य लोग गाय का पालन करते थे, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, हाथी, घोड़ा, बैल, कुत्ता, गधा, सूअर आदि जानवरों का पालन करते थे। इनमें गाय सबसे पूजनीय थी। पशुओं की निरोग्यता एवं सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जाती थी कि पशुओं को किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो। वास्तव में आर्यों की सबसे बड़ी जो धन थी वो पशु ही थे, क्योंकि आर्य लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या हो गया था? कृषि हो गया था। तो हम लोगों ने ऋग वैदिक काल और ऋग वैदिक काल की संस्कृति, उसकी आर्थिक दशा, उसकी न्याय व्यवस्था, सबको एक एक करके हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद दूसरा जो वैदिक सभ्यता का क्लास आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में, और उत्तर वैदिक काल में जो 3 अन्य वेद लिखे गए, सामवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद, एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।